जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2016 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2017, 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली डिस्कस किया हुआ था। तो यदि आपसे नर्सिंग असिस्टेंट का 2017, 2018 और 2019 का क्वेश्चन पेपर का क्लास मिस हो गया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2017, 2018 और 2019 के पेपर को देख सकते हो। चलिए तो आज का स्टार्ट करेंगे हम लोग 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार रफली सिलेबस देख लेते हैं कि रफ में सिलेबस क्या आएगी, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन होंगे। तो देखिए जीके सेक्शन से टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर हो जाता है आपका देख लो मैथ सेक्शन से टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। फिर हो जाएगा आपका फिजिक्स सेक्शन से भी टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। और फिर होगा आपका बायोलॉजी, और बायोलॉजी सेक्शन से आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। और बायोलॉजी के बाद लास्ट में आपका होगा देख लो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से आपके टोटल 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 और 5 15 और 5 20 और 15 35 और 15 50, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। अब यदि आपको और डीपली से जानना हो कि क्या सिलेबस होती है, कितने कितने मार्क्स की जाएंगे, 50 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन कितने कितने मार्क्स के आएंगे, कुछ बोनस मार्क्स होगी या नहीं, निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, कितना बनाएंगे तो पास कर जाएंगे, क्या करना होगा, कौन सी बेस्ट बुक होगी, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी के सवालों के भी जवाब देने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें केवल नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपको और डीपली जानना हो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को, तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को देख सकते हो। चलिए तो आज का शुरू कर लेंगे हम सब। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि जोग जलप्रपात। सबसे पहले देखिए जीके से आज पार्ट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जीके से 10 क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ से 5 कर लेंगे, फिजिक्स से 5, टोटल 20 हो गए। और 5 कर लेंगे बायोलॉजी से, टोटल 25 हो जाएंगे। और बाकी जो 10 बायोलॉजी के बच जाएंगे और 15 केमिस्ट्री के, वो हम सब पार्ट 2 में लेकर आपके लिए आएंगे। चलिए आज का देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताना है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ए कावेरी, बी गंगा, सी शरावती या फिर डी नर्मदा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जोग जलप्रपात जो है वो आपका शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है वो आपका शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो है सी, शरावती। और देखिए जोग जलप्रपात को ना एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है उसका महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखिएगा। एक और नाम से जानते हैं जोग जलप्रपात को, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से हम सब जानते हैं। तो एग्जाम में या तो आपसे पूछा जा सकता है जोग जलप्रपात के बारे में, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात करके भी आ सकता है। तो दोनों का आंसर क्या होगा? या पूछे कि जोग जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है, या फिर पूछ दे कि महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है। तो दोनों का आंसर होगा शरावती नदी पे। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 2 2 नंबर सवाल दिया गया है नंगा पर्वत किस देश में है। बताना है कि नंगा पर्वत नामक जो पहाड़ी है, जो शिखर है, वो किस देश में पड़ती है। ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान या फिर डी चीन। तो देखिए नंगा पर्वत जो पहाड़ी है वो आपका भारत देश में है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? तो भारत में है, ए भारत। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये टोटल 8126 मीटर ऊंचा है। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 3 3 नंबर सवाल दिया गया श्रीलंका में स्थित है। बताना है कि श्रीलंका निम्न में से किस महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर या फिर डी अटलांटिक महासागर। तो देखिए श्रीलंका जो है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। किस में स्थित है? तो हिंद महासागर में श्रीलंका स्थित है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 4 4 नंबर सवाल दिया गया है कि जापान की मुद्रा क्या है। बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है। ए यूरो, बी डॉलर, सी रुपया या फिर डी येन। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो जापान की मुद्रा है वो आपका येन है। जापान की मुद्रा क्या है? जिस तरह हमारा मुद्रा भारत देश का मुद्रा रुपया है, ये भारत देश का हो गया। ऐसे भारत पाकिस्तान दोनों का है रुपया, ठीक है। रुपया और भी देशों का है, भारत पाकिस्तान और भी देशों का है रुपया मुद्रा। लेकिन येन जो है ये आपका येन आपका मुद्रा है
किस देश का? तो वो है जापान। जापान की मुद्रा क्या हो गई? तो जापान की मुद्रा हो गई येन। ठीक है, जापान की मुद्रा येन हो गई। और उसके बाद बात की जाए तो देखिए जापान की राजधानी, ठीक है, जापान की राजधानी एक बार देख लेते हैं। तो जापान की राजधानी अगर बोला जाए तो जापान की राजधानी है देखिए टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी क्या हो गई? तो जापान की राजधानी हो गई टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन। तो हमसे पूछा था कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है डी नंबर ऑप्शन येन। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल कर लेंगे। 5 नंबर सवाल दिया गया, नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए पूछा गया है नील विद्रोह। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन से एक चीज समझाना चाहूंगा कि दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आपसे नील विद्रोह पूछा जाएगा या फिर नील नाम से एक और आंदोलन जिसको नील आंदोलन बोला जाता था। ठीक है, नील विद्रोह देखिए एक हुआ था नील, ठीक है, नील की खेती की जाती थी, आप सभी जानते हैं और सबने इतिहास में पढ़ा है कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं में। एक हुआ था नील विद्रोह और एक हुआ था नील आंदोलन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, मिक्सअप मत कीजिएगा, इन दोनों को मिक्स कभी मत कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पे हैं। ये देखिए इसका नील विद्रोह जो है वो आपका हुआ था बंगाल और बिहार में। ठीक है, नील विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। और नील आंदोलन केवल हुआ था बंगाल में। याद रखिएगा दोनों चीजों को। यदि आपसे नील विद्रोह पूछा जाता है कि नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई, तो फिर बंगाल या बिहार दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, हो सकता है अभी बंगाल दिया हुआ तो आपसे तो समझ गए होंगे कि हमारा ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे बंगाल होगा। लेकिन यही अगर बिहार भी दिया होता तो हमारा बिहार भी सही हो जाता। और अगर बंगाल और बिहार दोनों दिया होता तो कहीं ना कहीं आपको मिलता कि ए और बी दोनों या ए और सी दोनों ऐसा लिखा होता, तब जाके दोनों होता। तो याद रखना है कि नील विद्रोह दो राज्यों में हुई थी, एक बंगाल पश्चिम बंगाल में और एक बिहार में। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नील विद्रोह जब पूछा जाएगा तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा या फिर ये दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अगर नील आंदोलन की बात आएगी तो नील आंदोलन जो है वो केवल बंगाल में ही हुई थी। कहां पर हुई थी? केवल बंगाल में हुई थी नील आंदोलन। इसलिए याद रखना है नील आंदोलन की बात आएगी तो केवल बंगाल, नील विद्रोह की बात आएगी तो बंगाल और बिहार दोनों। तो यहाँ पे क्या है? नील विद्रोह है, तो विद्रोह बंगाल और बिहार दोनों में हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया है देखिए बंगाल। तो हमारे इसका सही उत्तर क्या हो गया? बंगाल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए में दिया गया है आपका बंगाल। ठीक है, और ये देखिए शुरुआत, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत करने वाले थे तिरुत सिंह जी। ठीक है, किन्होंने की थी? तो इसकी शुरुआत करने वाले थे तिरुत सिंह जी। तिरुत सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। और ये कब से कब तक हुआ था? तो ये आपका देखो हुआ था 1854 से 1862 तक। ठीक है, याद रखना है। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? बंगाल और बिहार दोनों में। तो यहाँ बंगाल है तो बंगाल हो गया। और शुरुआत की गई थी नील विद्रोह की तिरुत सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? तिरुत सिंह जी के द्वारा। और ये कब से कब तक हुआ था नील विद्रोह? तो नील विद्रोह हुआ था 1854 से लेकर 1862 के बीच में। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 6 नंबर सवाल दिया गया, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? जो सबसे बड़ा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, उसका निर्माण किसने करवाया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी बीरबल या फिर डी बाबर। तो देखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण जिसने करवाया था उनका नाम है अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अब बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो देखिए बुलंद दरवाजा जो है वो आपका दिल्ली में है। ठीक है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो बुलंद दरवाजा दिल्ली में है। और निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है उन्होंने। तो बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो बी नंबर ऑप्शन में अकबर। अब कब करवाया था? ठीक है, बात आती है कि कब करवाया था। तो देखिए गुजरात विजय के बाद करवाया था। कब करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात जैसे कारण पूछ सकता है। ठीक है, कारण पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजा निर्माण करवाने का मुख्य कारण क्या था, क्यों निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, बताने के लिए कि मैंने गुजरात को विजय प्राप्त कर लिया गुजरात पे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, पहचान देने के लिए, बताने के लिए कि मैंने गुजरात विजय की है और गुजरात विजय की मेरी पहचान है बुलंद दरवाजा। ठीक है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था और वो है दिल्ली में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कर लेंगे। 6 नंबर हो चुका है। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म को मानते थे? ए ईसाई, बी हिंदू, सी जैन या फिर डी बौद्ध। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे
चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी ले ली जाए। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल दिया गया, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था। बताना है कि निम्न में से ईरान का नेपोलियन किसका उपनाम है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था। ए मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह, सी नादिर शाह या फिर डी में है शाह आलम। तो देखिए ईरान का नेपोलियन जो है वो नादिर शाह को बोला जाता था। किसे कहा जाता था ईरान का नेपोलियन, तो ईरान का नेपोलियन के उपनाम से नादिर शाह को जाना जाता था, नादिर शाह को बोला जाता था। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया, भारत का मसालों का बगीचा किस शहर का उपनाम है। बताना है कि भारत का मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है, किस शहर को इस नाम से जाना जाता है। ए नागपुर, बी असम, सी केरल या फिर डी जयपुर। तो देखिए भारत का मसालों के बगीचा के नाम से आपका यहाँ पे केरल को जाना जाता है। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया। तो गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर सवाल दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बताना है कि भारत देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ए कच्छ, बी जयपुर, सी सूरत या फिर डी जमशेदपुर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कच्छ। ठीक है, कच्छ जो है भारत देश की सबसे बड़ी जिला है। क्या ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन है कच्छ। अब देखिए कच्छ, ठीक है, कच्छ को सफेद, कच्छ कहाँ पर है पहले ये देख लेते हैं। तो कच्छ देखो आपका है गुजरात राज्य में। ठीक है, किस राज्य में आती है कच्छ, तो गुजरात राज्य में। अब देखो इस कच्छ को सफेद रण के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ के रेगिस्तान को, कच्छ के रण को किस रण के नाम से जाना जाता है, तो कच्छ के रण को, कच्छ को सफेद रण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे लिख लिया जाए इसको कि कच्छ के रण। ठीक है, कच्छ के रण, यहाँ पे कच्छ के रण मतलब कच्छ के रेगिस्तान बोल सकते हो। तो कच्छ के रण को सफेद रण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हमारा 10 जीके सेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी स्टार्ट करते हैं 11 नंबर से लेकर 15 नंबर तक मैथ होगा, क्योंकि जीके के बाद मैथ आएगा, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, 5 क्वेश्चन है। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल दिया गया, √0.000441 का मान क्या है। चलिए इसको सोल्व कर लेंगे, बना लेंगे। दिया गया आपका देख लो √0.000 और फिर 441। यहाँ से मानिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो बैठेगा, तो जितना अंक के बाद दशमलव होता है उतना जीरो नीचे बैठाते हैं। कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ के बाद यहाँ आ रहा हो, ध्यान से देख लीजिएगा, अंडर रूट है, फिर हो गया देख लो आपका 441 और बट्टा में 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इतना ही है ना। तो देखिए 441 जो है वो आपका 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख जो है वो आपका 1000 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो स्क्वायर, ये मैंने जो 10 लाख को 1000 बनाया है, तो इसको आप एक और एंगल से देख सकते हो कि अगर नहीं आ रहा है कि 1000 का स्क्वायर 10 लाख कैसे होगा, नहीं पता चल रहा है, तो इस एंगल से देखो कि 6 जीरो है। ठीक है, कितने जीरो हैं, 6 जीरो है, तो स्क्वायर करते हैं तो उसका आधा होता है। आधा क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब कि ये 2 ठो हो गया। तो अब जब हम लोग 1000 को 2 ठो करेंगे, 1000 गुना 1000, तो जीरो जुटेगा, तो 3 जीरो इसका, 3 जीरो उसका, तो 6 जीरो वापस हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर करते हैं तो जस्ट उसका आधा स्क्वायर वहां पे करते हैं, इसलिए वो किया हुआ 1000 का स्क्वायर होता है। चलिए ये हो गया। अब देखिए 21। अब अगर आपको अभी भी डाउट है कि 1000 का स्क्वायर इतना होता है या नहीं, तो आप क्या करना कि 1000 गुना 1000 करके देख लो, आपका 10 लाख आ जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखो 21 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हम सब 21 गुना 21 लिख सकते हैं, और 1000 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि हम लोग 1000 गुना 1000 लिख सकते हैं। अंडर रूट में 2 21 हो तो 1 21 बाहर आ जाएगा,
दो 1000 हो तो एक 1000 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे 3 जीरो, तो हम लोग ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो नीचे 3 जीरो है तो इसका मतलब ऊपर भी हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो ये देखो 3 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, 3 जीरो था इसलिए 3 अंक के बाद लगाया है, 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा। हमारा आंसर हो गया 0.021 और ये दिया हुआ है आपका देख लो सी नंबर में। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 12 12 नंबर सवाल दिया गया है 5000 का 5% माइनस में 500 का 10% बराबर कितना होगा। तो चलिए करके देख लेंगे। दिया हुआ है 5000 का मतलब हो गया गुन्ना और 5% हटाएंगे तो नीचे बैठ जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर एक घटाव का चिन्ह। अब दिया हुआ है 500 का मतलब गुन्ना और 10% हटाएंगे तो नीचे 100 बैठेगा, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से इस जीरो भी कट गया। तो अब क्या हो रहा है 50 गुना 5 माइनस में 50 और तो कुछ है नहीं, तो कितना आएगा, तो 50 बचे हो गया देख लो आपका 250 माइनस में 50 ले देखिए आपका आ रहा है 200। आंसर कितना हो गया 200 और ये दिया गया ए नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर सवाल कर लेंगे। 13 13 नंबर सवाल दिया गया है cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री बराबर व्हाट कितना होगा। तो देखिए cos 30 डिग्री, ठीक है, जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, cos 30 डिग्री माइनस में दिया हुआ है देख लो साइन 60 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है देख लो √3/2 और साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2। ठीक है, तो इसका आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और प्लस और माइनस जहाँ पे हो तो दोनों आपस में कट जाते हैं। तो कटने के बाद हमारा लास्ट आंसर क्या हो गया, हमारा लास्ट आंसर हो गया 0 बी नंबर ऑप्शन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल देख लेंगे। 14 14 नंबर सवाल दिया गया 1 से 99 की संख्याओं में 5 कितनी बार आता है। हमें बताना है कि 1 से लेकर 99 की संख्या जो है 1 से 99 के बीच में 5 कितनी बार आता है, ए 20 बी 17 सी 18 या फिर डी 19। तो देखिए इसका आंसर जो है मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपके लिए वर्क है। आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट में क्वेश्चन लिखकर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नंबर दें और मुझे आंसर भेजें जो भी आपको सही लगती है। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 मैथ का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल दिया गया एक रेलगाड़ी को 500 किलोमीटर जाने में 25 घंटे लगते हैं, रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी है। क्या दिया गया कि एक रेलगाड़ी 500 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रही है, तो 25 घंटा ले रही है। तो हमें रफ्तार उसका चाल बताना है, उसकी गति, उसकी चाल, उसकी स्पीड बतानी है। तो चलिए रफ्तार, ठीक है, मतलब कि चाल, तो चाल बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, तो चाल बराबर होता है देखो आपका दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, दूरी का देख लो आपका 500 किलोमीटर और समय कितना है, तो समय है 25 से 5 हो जाएगा, 25 से 50 20 बार में। ठीक है, मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी चली, वो रेलगाड़ी चल रही है, उसकी रफ्तार, उसकी चाल कितनी है, तो उसकी रफ्तार, उसकी चाल है 20 किलोमीटर पर घंटा। ये है बी नंबर ऑप्शन। चलिए यहाँ पे हमारा जो है मैथ सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे और 16 से लेकर 20 तक जो आपका 5 फिजिक्स से क्वेश्चन आता है वो हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखा जाए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल दिया गया है तारे सामान्यतः कितने रंगों के होते हैं। पूछा गया कि तारे मुख्य रूप से कितने रंगों के होते हैं, ए 1 बी 3 सी 4 या फिर डी 2। तो देखिए तारे जो है वो सामान्यतः 3 कलर के होते हैं, 3 रंग के होते हैं। ठीक है, तारे कितने रंग के होते हैं, तो तारे जो है वो आपके होते हैं 3 रंगों के, 3 रंग के तारे होते हैं। 3 रंग कौन कौन से हो गए, तो पहला रंग है लाल, दूसरा रंग है सफेद और तीसरा रंग में हो गया आपका नीला। ठीक है, इन 3 रंगों के तारे होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी, और बी में दिया गया है 3। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल दिया गया अल्फा किरण की प्रकृति क्या है। पूछा गया कि अल्फा किरण की प्रकृति क्या होती है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए और बी या फिर डी उदासीन। तो देखिए ए और बी कहने का मतलब है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा किरण की जो प्रकृति है वो धनात्मक होती है। क्या होती है अल्फा किरण की प्रकृति, तो अल्फा किरण की प्रकृति ए नंबर में जो ऑप्शन दिया गया धनात्मक होती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 19 18 18 नंबर सवाल देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल दिया गया, आमीटर नामक यंत्र को परिपथ में सदैव जोड़ा जाता है। बताना है कि आमीटर नामक यंत्र को परिपथ में सदैव जोड़ा जाता है। अब देखो आमीटर, ठीक है, आमीटर क्या है, तो आमीटर से देखिए विद्युत धारा मापी है ये, ठीक है, विद्युत धारा को मापा जाता है आमीटर से, करंट को मापा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को, विद्युत धारा को मापा जाता है किससे, तो विद्युत धारा को मापा जाता है आमीटर से। विद्युत धारा मापने का यंत्र, ठीक है, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है, तो वो है आपका आमीटर, ठीक है। अब आमीटर विद्युत धारा को किसमें मापता है, तो आमीटर, ठीक है, लिख लेना आप सब, आमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। किसे मापता है आमीटर विद्युत धारा को, तो आमीटर जो है वो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। किसे मापता है, एम्पियर में मापता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो भी एम्पियर होता है। किसका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अब चलिए बात कर ली जाए, ये तो हमने जान लिया आमीटर के बारे में कि आमीटर क्या है, तो विद्युत धारा मापी है, आमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र है। अब आमीटर विद्युत धारा को किस में मापता है, तो आमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। आगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अब जान लेते हैं कि आमीटर नामक यंत्र को परिपथ में सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आमीटर को जो है हमेशा विद्युत परिपथ में आमीटर को जोड़ा जाता है आपका श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ा जाता है, तो बी नंबर ऑप्शन, श्रेणी क्रम में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देख लेंगे। 19 नंबर सवाल दिया गया है, शुष्क सेल का विभव होता है। बताना है कि शुष्क सेल का विभव कितना होता है, ए 1 वोल्ट, बी 1.2 वोल्ट, सी 1.5 वोल्ट, या फिर सी 2 वोल्ट। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विभव, ठीक है, विभव का पहले एसआई मात्रक आप सब जान लो। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या है ये, छोटा वी, वोल्ट होता है विभव का एसआई मात्रक, वोल्ट। अब बात कर ली जाए कि शुष्क सेल का विभव कितना होता है, तो शुष्क सेल का विभव जो है वो सी 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है शुष्क सेल का विभव, तो शुष्क सेल का विभव सी 1.5 वोल्ट होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल देख लेंगे। 20 नंबर सवाल दिया गया, विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा है। बताना है कि विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ए चांदी, बी लोहा, सी तांबा, या फिर डी सोना। तो देखिए चांदी पहला सबसे अच्छा चालक है, ये नोट कर लीजिएगा, पहला सबसे अच्छा चालक विद्युत का कौन सा है, तो वो है चांदी। अभी तक जितने भी धातुएं हैं उनमें से विद्युत का जो प्रथम स्थान रखता है सबसे अच्छा चालक में, वो कौन है, तो वो आपका चांदी है। हमसे यहाँ पर प्रथम नहीं दूसरा सबसे अच्छा चालक पूछा गया है, तो दूसरा कौन सा है वो बताना है। तो देखो दूसरा है आपका तांबा, ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा में है तांबा, ठीक है, दूसरा सबसे अच्छा। आपको एक चीज याद होगा कि जब भी आपके घर में कोई पंखा चलता है या मोटर जलता है या कुछ भी जलता है, तो जब आप कॉइल बनवाने जाते हो उसको बनवाने के लिए, जब वो जलता है तो हमेशा बोलते हो कि तांबा के तार से बांधना, एल्युमिनियम के तार से मत बांधना। तांबा का ही ज्यादा हम सब यूज करते हैं। घर में जो तार पिलाते हैं तो ज्यादातर कोशिश होती है हमारी कि जो वायर्स ला रहे हैं, तार ला रहे हैं, वो ज्यादा तांबा के तार ही का ही हो। तो इसीलिए तांबा जो है दूसरा सबसे अच्छा चालक है। अब देखिए तांबा, चांदी का प्रयोग जो है हम सब घरेलू यूज में नहीं करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, तो बहुत ही कम करते हैं, घरेलू विद्युत में बिल्कुल भी ना के बराबर करते हैं। चांदी का जो ज्यादा यूज है वो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, इन सब में किया जाता है चांदी के तार का विद्युत के रूप में। हम सब जो सबसे ज्यादा जो बोला जाए यूजेबल है वो है आपका तांबा। सबसे ज्यादा हम सब विद्युत में तांबा के तार का यूज करते हैं। तो ये दूसरा सबसे अच्छा चालक है, पहला सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी। हमारा सही उत्तर क्या हो गया, सही उत्तर है सी, और सी में दिया गया तांबा। चलिए अब हम सभी यहाँ पे देखिए हमारा फिजिक्स सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, जो हमारा 5 क्वेश्चन फिजिक्स से था। अब हम सभी स्टार्ट करेंगे, बाकी यहाँ से हमारा बायोलॉजी होगा, 15 बायोलॉजी का और 15 केमिस्ट्री का। तो हमारे 20 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, तो कल 5 ही हम लोग बायोलॉजी की इस सेक्शन में करेंगे, इस पार्ट 1 में करेंगे। बाकी के हम सब जो 10 बज जाएंगे बायोलॉजी के और जो 15 बज जाएंगे केमिस्ट्री से, वो हम लोग पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए आज का देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 21।
नंबर 21 21 नंबर सवाल दिया गया है, सबसे बड़ी कोशिका की होती है। बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ए शुतुरमुर्ग के अंडे की, बी चील के अंडे की, सी कीवी के अंडे की, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका जो है वो आपका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, किस जीव की होती है, तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की। याद रखिए बच्चे की नहीं, उसके अंडे की, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका हमारा। 22 22 नंबर सवाल देख लेंगे। 22 22 नंबर सवाल दिया गया है, समस्त जीवों को जगत में वर्गीकृत किया गया है। पूछा गया समस्त जीवों को में वर्गीकृत किया गया है। बताना है कि समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है, कितना खंड बनाया गया है समस्त पृथ्वी पर उपस्थित जीवों का। तो देखिए ऑप्शन ए है 5 जगत, बी 4 जगत, सी 2 जगत, या फिर डी 3 जगत। तो देखिए समस्त जीवों को जो है वो आपका 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसको 5 जगत में वर्गीकृत किया गया और इसको हम सब 5 जगत वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कितने जगत में वर्गीकृत किया गया, तो 5 जगत में, और इसको हम सब 5 जगत वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए 5 जगत वर्गीकरण किसने किया, 5 जगत में 5 खंड में किसने बांटा, तो वो थे विटकर। किन्होंने बांटा था, तो विटकर ने 5 जगत में वर्गीकरण किया था। विटकर ने, अगर ऐसे लिखो तो इसका हो जाएगा, देख लो, विटकर ने 5 जगत में वर्गीकरण किया था जीवों का, विटकर ने। और कब, तो उन्होंने किया था 1969 ईस्वी में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल दिया गया, धान का वैज्ञानिक नाम है। हमें बताना है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है होमो, बी पिसम, सी ओराइजा साटिवा, या फिर डी बोस इंडिकस। तो देखिए धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है ओराइजा साटिवा। क्या होता है धान का वैज्ञानिक नाम, तो धान का वैज्ञानिक नाम होता है सी नंबर ऑप्शन। और सी नंबर ऑप्शन में देख लो आपका दिया गया है ओराइजा साटिवा, ठीक है। ये धान का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब देखो यहाँ आपको ऑप्शन में एक और दिख रहा होगा, बोस इंडिकस। तो बोस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। गाय, यदि आपसे पूछ दिया जाए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिख देना है बोस इंडिकस। यहाँ पे ऑप्शन है मैंने दे दिया है गाय, आप सब एक नोट बना लेना, उसमें लिखना गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। और उसके बाद देखो पूछा गया था कि धान का वैज्ञानिक नाम है, बताना था कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो धान का वैज्ञानिक नाम होता है आपका ओराइजा साटिवा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल दिया गया, मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। बताना है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। ए सेरिकल्चर, बी एपीकल्चर, डी सी पोमोलॉजी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सेरिकल्चर दिया गया है, ठीक है, ये रेशम कीट के पालन के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है। सेरिकल्चर किसको बोला जाता है, सेरिकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है, तो सेरिकल्चर जो है रेशम कीट के पालन का अध्ययन, ठीक है। सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन के अध्ययन को कहा जाता है, आप सब नोट कर लें। और देखो यहाँ पे पोमोलॉजी है, ठीक है। तो पोमोलॉजी जो है वो फलों के अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी किसको बोलते हैं, तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। तो बचा कौन, एपीकल्चर। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन। और बी नंबर में दिया गया था एपीकल्चर, लेकिन ऑप्शन में देख सकते थे दिया गया था सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन के अध्ययन को कहते हैं। और फिर दिया हुआ था पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी जो है वो फलों के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए अब हम सभी आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी सवाल दिया गया है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता को इंग्लिश में फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में लिनियस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो वो हो गए आपका देख लो लिनियस।
चलिए यहाँ पे जो है हमारा टोटल 25 क्वेश्चन आज हमने पार्ट 1 में कर लिए 25 सवाल, और बाकी पार्ट 2 में हम सब नेक्स्ट 25 सवाल 25 क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि हमारे 10 बचे हुए बायोलॉजी के होंगे और 15 हो जाएंगे जो बच गए, 15 जो केमिस्ट्री के हैं वो। तो अभी के लिए इतना ही, फिर भी लेंगे आपसे अपने पार्ट 2 के साथ, जो कि हमारा नर्सिंग असिस्टेंट 2016 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 होगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।